नदी में जादुई फ्रॉक का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में रोशनी अपने 3 भाइयों के साथ रहती थी। तीनों भाइयों में रोशनी सबसे छोटी थी। तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। सारे भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे। तीनों भाई रोशनी को अपने पलकों पे बिठा के रखते। यह बात तीनों भाभियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इन तीनों भाइयों को कुछ काम नहीं है, इनका दिमाग खराब हो चुका है। तीनों के तीनों सुबह शाम अपनी बहन के शौक पूरे करने में लगे रहते हैं। बीवियों का तो इन्हें ध्यान ही नहीं है, हमें बस नौकरानी बना के रखा है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही है। बस एक बार हमें ये लड़की अकेले मिल जाए तो हम इसे इसकी औकात दिखाएंगे। ऐसे ही एक दिन तीनों भाइयों को काम से कुछ दिन के लिए बाहर जाना था। सुनो बेटा रोशनी, हम लोग कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम्हें क्या चाहिए बताओ, हम आते वक्त ले आएंगे। भैया, मुझे नई फ्रॉक चाहिए, आप मेरे लिए नई फ्रॉक ले आना। हाँ बेटा, ले आएंगे। सुनो, तुम लोग रोशनी का ख्याल रखना, उसे अकेले मत छोड़ना। हम लोग पहली बार इतने दिनों के लिए उसे अकेले छोड़कर जा रहे हैं। अरे, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम रोशनी का ख्याल ही नहीं रखते। आप निश्चिंत होकर जाइए, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। रोशनी बेटा, अपना ख्याल रखना, अच्छे से खाना पीना और पढ़ाई भी करना। ठीक है, तो हम चलते हैं। आप टेंशन मत लो भैया, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। और मेरी प्यारी भाभियां है ना, वो भी तो मुझे अपने बच्चे जैसे प्यार करती है। आप जाइए। ऐसा बोलकर तीनों भाई शहर के लिए चले जाते हैं। ये हुई ना बात। अब हम लोग इस रोशनी को अच्छे से बता देंगे कि इसकी औकात क्या है। इसे अच्छा सबक सिखाएंगे। दूसरे ही दिन जब रोशनी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, उसकी तीनों भाभियां वहां आ जाती है और रोशनी से कहती है, सुन रोशनी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? भाभी, स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, मेरा टिफिन दे दो। अरे ओ महारानी, टिफिन चाहिए तो खुद बना ले। भाभी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? सुन, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर पे बिठाया है। अब तुम्हें हम बताते हैं। सारा दिन बस तुम्हारे आगे पीछे नौकरानी बना के रखा है। अब तू हमारी नौकरानी बनेगी, समझी? आज से तू स्कूल नहीं जाएगी। ऐसा मत करो भाभी, मेरी परीक्षा नजदीक आ रही है। मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, मुझे स्कूल जाने दो। चुपचाप रसोई में जा और सबसे पहले हमारे लिए नाश्ता तैयार कर। उसके बाद घर के बाकी सारे काम कर लेना, समझी? जा अब। लेकिन भाभी, मुझे तो घर के कोई काम नहीं आते। हाँ तो सीख ले, एक बार करेगी तो समझ जाएगी। जा अब। रोशनी रोते हुए किचन में आती है और भाभियों के लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ता बनाते वक्त उसका हाथ जल जाता है, नाश्ता भी जल जाता है। अरे ओ महारानी, काम तो कुछ किया नहीं, ऊपर से इतना सारा नुकसान कर लिया। पूरा किचन गंदा कर लिया है। अब इसे साफ कौन करेगा? तेरी माँ। चल जल्दी से साफ कर ले। और हाँ, बाजार जाकर सब्जी भी ले आना। रोशनी अपने जले हुए हाथ से घर के सारे काम करती है और सब्जी लेने बाहर चली जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माँ को याद करते हुए रो रही थी। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर भाभियों को मुझे बहुत नफरत है। मुझे लगता था कि वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है, पर वो तो मुझे उनके और भाइयों के बीच का कांटा समझती है। वो मुझसे बहुत नफरत करती है। माँ, मैं अब वहाँ नहीं रहना चाहती। तभी वहाँ उसकी स्वर्गवासी माँ आती है। बेटा मत रो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ। मेरे बच्चे मत रो। माँ, आप यहाँ कैसे? आप तो। हाँ बेटा। मुझसे तुम्हारा दर्द देखा नहीं गया, इसलिए भगवान जी से विनती करके मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुम यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाकर एक नदी मिलेगी, उसमें से जादुई फ्रॉक बहती है। तुम वहाँ जाना,
पर हाँ, एक बात याद रखना, वह नदी तुम्हारी परीक्षा लेगी। तुम अपनी सच्चाई से वह परीक्षा पार कर लेना। इसके बाद तुम्हें वापस तुम्हारी भाभीयों के पास नहीं जाना पड़ेगा। इतना कहकर माँ वहाँ से चली जाती है। रोशनी माँ के कहे अनुसार आगे जाती है तो उसे वहाँ एक नदी दिखाई देती है। उसमें से फ्रॉक बह रही थी। रोशनी उस फ्रॉक को लेने जाती है, तभी दूसरी तरफ से एक लड़की नदी में बहती हुई आती है। रोशनी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, उसे बचा लेती है। तभी वह में प्रकट होती है। रोशनी, तुम एक सच्ची और अच्छी इंसान हो। तुम्हारा दिल सच्चा है। तुम इस जादुई फ्रॉक को ले लो और इसे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। हे जादुई फ्रॉक, मुझे रहने को एक छोटा सा घर दे दो। मैं अब पुराने घर में नहीं जाना चाहती। रोशनी के इतना बोलते ही वहाँ एक सुंदर फ्रॉक का घर बन जाता है। उस घर में ज़रूरत का सारा सामान होता है। रोशनी उस घर में खुशी से रहती है। कुछ दिन बाद उसके भाई घर आते हैं। तभी उनको सारी बात पता चलती है। वह अपनी पत्नियों को बहुत डांटते हैं। उन्हें उनकी गलती का पछतावा होता है। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलिए हम रोशनी को ढूंढते हैं। सारे रोशनी को ढूंढते हुए नदी के पास आते हैं। तभी उन्हें वहाँ नदी के बीचों बीच एक पेड़ पर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। वो घर के पास आते हैं तभी रोशनी बाहर आती है। अरे भाई, आप यहाँ कैसे? मुझे आपकी बहुत याद आती थी। रोशनी, तुम कहाँ चली गई थी? हम लोग कितना परेशान हो गए थे। हमें माफ कर दो बेटा, हमें तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। रोशनी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दो। तीनों भाभी रोशनी से माफी मांग लेती है। अरे नहीं भाभी, आप मेरी माँ समान हो, आप मुझसे माफी मत मांगिए। रोशनी अपनी तीनों भाभियों को माफ कर देती है और वो सारे मिलकर हंसी। कानपुर शहर के एक छोटे से गांव में मीना अपने माँ के साथ रहती थी। मीना अपनी माँ की एक लौती संतान थी। मीना के पिताजी की मृत्यु कुछ समय पहले हो चुकी थी। घर में वो दोनों माँ बेटी ही रहती थी। मीना का रंग थोड़ा सा काला था, इसलिए मीना के माँ को उसकी शादी की चिंता हमेशा सताती थी। एक दिन मीना के माँ की सहेली उनके घर आती है। उसको मीना का सरल स्वभाव और उसका बर्ताव बहुत पसंद आता है। वो मीना के माँ से बोलती है, कमला, मैं अपने बेटे के लिए तेरी मीना का हाथ मांगती हूँ। क्या तुम मीना को मेरी घर की बहू बनाओगी? उसकी ऐसी बातें सुनकर कमला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मीना की अभी शादी की उम्र हो गई है और अगर उसे तुम जैसी माँ समान सास मिल जाए तो इसमें दिक्कत ही क्या है। अगले ही दिन मीना की माँ की सहेली उसके बेटे को लेकर उनके घर आ जाती है। लड़के का नाम रमेश था। रमेश दिखने में ठीक ठाक था, पर उसका कलर मीना से साफ था। वो अपने माँ के कहने पर मीना से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे मीना पसंद नहीं आती। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, माँ, मैं कुछ काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ। 2 महीने बाद लौटूंगा। अरे लेकिन बेटा, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है और तुम ऐसे बाहर जा रहे हो। हाँ माँ, काम ही कुछ ऐसा है, मुझे जाना ही पड़ेगा। मीना वहीं खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। रमेश अपनी माँ को देखकर बाहर निकल जाता है। क्या बात है सासू माँ, कुछ बात हुई है क्या? जब से शादी हुई है तब से रमेश ने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आज भी वह मुझसे कुछ कहे बिना ही चले गए। नहीं नहीं मीना बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। उसे कुछ काम का टेंशन होगा, इसलिए वो जल्दी में निकल गया। और हाँ, तुम्हारे शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं। तुम ऐसा कुछ मत सोचो।
उसके मन में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तू अच्छा सोच, सब अच्छा ही होगा। अपनी सास की बातें सुनकर मीना को थोड़ा अच्छा लगता है। वह घर के कामों में जुट जाती है। उधर शहर में रमेश के ऑफिस में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम टीना था। रमेश को टीना बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। वैसे भी रमेश ने मीना से शादी सिर्फ उसकी माँ का दिल रखने के लिए की थी। टीना, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओह व्हाई नॉट, तुम जैसे हैंडसम लड़के से तो कोई भी शादी कर लेगा। रमेश और टीना दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। रमेश टीना को लेकर घर आ जाता है। मीना और रमेश की माँ टीना को देखकर हैरान हो जाते हैं और रमेश से पूछते हैं, रमेश बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये तुम्हारी बहू है। रमेश, तू पागल हो गया है क्या? तूने दूसरी शादी कर ली, वो भी मुझे बिना बताए। माँ, मीना तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी, लेकिन तुम्हारा दिल रखने के लिए मैंने उससे शादी की थी। जरा देखो उसकी तरफ, वो कितनी काली है और मैं कितना गोरा। जब भी मैं उसका मुंह देखता हूँ तो उसका काला रंग मेरी आंखों में चुभता है। टीना को देखो, टीना बहुत सुंदर है, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। अरे बेशरम, अगर तुम्हें मीना पसंद नहीं थी तो मुझे पहले बता देता। उस बेचारी की पूरी जिंदगी क्यों खराब कर दी? इसमें उसका क्या कसूर था? ये सारी चीज़ें देखकर मीना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोते रोते रमेश से कहती है, रमेश, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं थी तो तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ना। माना कि मैं तुम्हारे जितनी सुंदर नहीं हूँ, पर मेरा भी कुछ स्वाभिमान है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीना रोते रोते वहाँ से चली जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की ये कहानी? ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।